युद्ध के 212वें दिन हमास ने एक बड़ी स्ट्राइक कर दी है इजराइल के अंदर। किरियत शिमोना में इजरायली सैनिक मारे गए हैं, घायल है, और उसी के साथ एक और केरेम अबू सलेम, वहां पर भी लगातार मार की। उसके बाद हिजबुल्लाह ने उसी समय मार की। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बहुत खास दिन है और मैं आपको इस वीडियो में तो डेली राउंड अप दूंगा और उसके बाद एक और वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें जो ईरान ने 13 अप्रैल को इजराइल में स्ट्राइक की उसकी चौंका देने वाले डिटेल सामने आए। सबसे पहले हम राउंड अप पे चलते हैं। आज 5 मई 2024 को पैलेस्टाइन, गाजा, इजराइल में क्या हुआ। सबसे पहले देखिए, तुलकरेम में जो मैंने आपसे कहा था लिबरेटेड जोन बन गया है वेस्ट बैंक में, उसमें एक मास मार्च एक इरप्ट किया, क्योंकि जो 13 घंटे की लड़ाई चली थी अभी कल, उसमें उसमें 4 फिलिस्तीनी मारे गए, कई आईडीएफ के लोग घायल हुए। तो उसमें फिलिस्तीनियों के जो शहीद हैं उनके लिए पूरा एक मार्च निकला, पूरी जनता सड़क पे आ गई। उसके बाद जो मार्टियर्स, जो कि 4 फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस के लोग मारे गए, उनका पूरा नाम आया। और उसके बाद जो इजराइल में आईडीएफ के लोग जो घायल हैं या जो मारे गए हैं, कम से कम 4 वहां भी मारे गए हैं, लेकिन उनकी खबर छुपाई जा रही है। लेकिन वो हिब्रू न्यूज़पेपर ने लीक कर दी और उस चीज को उन्होंने साफ लिखा है कि ये इस तरीके के जो ऑपरेशंस हैं वेस्ट बैंक में, इसमें हम कभी वेस्ट बैंक में इजराइल पिटा नहीं है, पहली बार इजराइल पिट रहा है। उसके बाद यमन के जो मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन हैं अल शमी, उन्होंने अल मायादीन, जो कि एक अरबिक पोर्टल है, उसको बताया किस तरीके से मेडिटेरेनियन सी में जो यमन ने काम की, अब जो मेडिटेरेनियन सी को भी टारगेट कर रहा है रेड सी के अलावा, उसमें उन्होंने कहा कि ऑपरेशंस इन द मेडिटेरेनियन will begin soon and there is precise monitoring, उनकी मॉनिटरिंग चल रही है। The coming days will witness announcements about operations। अब आप सोचिए यमन कहाँ है? यमन बिल्कुल सऊदी अरेबिया के नीचे है, मेडिटेरेनियन सी ऊपर है, जो इजराइल के पास है। इजराइल के कुछ पोर्ट्स मेडिटेरेनियन सी से लगते हैं और उसके बाद सुएज कैनाल है, फिर रेड सी शुरू हो जाती है। तो अब आप देखिए कि यमन अगर मेडिटेरेनियन सी को मॉनिटर कर रहा है, उसके पास कौन से सिस्टम्स हैं? अभी तक तो हमें यह पता था कि उसके पास मिसाइल्स, कुछ जो ईरान की जो मिसाइल्स हैं वो उसके पास आ गई हैं, आईसीबीएम्स कुछ आ गई हैं जो 300-400 किलोमीटर तक की रेंज की मार करती है, क्योंकि इजराइल के अंदर उसने कई बार हाइफा पोर्ट पे भी हमला किया है। लेकिन मेडिटेरेनियन सी तक अगर यमन की पहुंच है तो इसका मतलब है कि पूरी गणित ही इस पूरी लड़ाई की बदल गई है। और ये आप देखिए कि इन्होंने ये भी कहा कि the number of Yemeni fighters who will join the battle if it comes to a field battle, अगर लड़ाई, जमीन की लड़ाई शुरू होती है तो 1 मिलियन 10 लाख यमनी फाइटर्स, यमन की आप देख लीजिए, छोटा देश है, सऊदी अरेबिया के आधे से भी कम, और 10 लाख वहां पर फाइटर्स तैयार हैं। The Israeli enemy is deceitful, so we are a supportive front and we monitor how the cessation of aggression will be implemented if agreed upon। अब देखिए यहां पर क्या है, जो बात हो रही है, जो हम आपसे 2 दिन से बात कर रहे हैं, कि जो अग्रीमेंट का एक जो कैरेट इजराइल लटकाए हुए है, और बार बार, और अमेरिका भी अब पूरा उसने ये माहौल बना दिया है कि बनाने की कोशिश कर रहा है, दुनिया में बना नहीं है, कि हमास के ऊपर है, हमास मान ले। अब देखिए, अब तो हमने जो स्टेबल काम की हमने आपको बात की थी कि स्टेबल काम उसमें है, हमास ने कहा नहीं, ये बहुत नहीं है, हमें और एश्योरेंसेस चाहिए। उसको लेके लगातार उहापोह बनी हुई है और उसको लेके कुछ बहुत ही मतलब चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं जो इजराइल के अंदर हुए हैं। जो इजराइल के फॉर्मर जनरल्स हैं, उन्होंने जो कहा है इस अग्रीमेंट के बारे में, वो आपको बिल्कुल मतलब आंखें खोल देगा, और वो मैं आगे वो सब आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए, जो हमास के एक सोर्स ने अल जजीरा को बताया, और अल जजीरा बाय द वे उसको इजराइल ने फॉर्मली बैन कर दिया। इजराइल शायद पहला देश है जिसने अल जजीरा को फॉर्मली अपने यहां से ऑपरेट करने से मना कर दिया। बाकायदा एक अल जजीरा लॉ लाया गया है कि केवल ये न्यूज आउटलेट बैंड है, बाकी सब अलाउड। अब आप सोचिए। उसके बाद हमास ने कहा, यही हमास के एक रिप्रेजेंटेटिव ने, कि हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, केवल हमें अपना नहीं सोचना है, पूरे फिलिस्तीनी
जो सिटीजन्स हैं वेस्ट बैंक, गाजा, जेरूसलम, सबके बारे में सोचना है। इसलिए हम कोई ऐसा समझौता हम नहीं कर सकते हैं अमेरिकन प्रेशर में, या इवन वर्ल्ड की जो एडवांस कंट्रीज हैं नेटो जैसे, उनके प्रेशर में, क्योंकि हमारे पास कोई कंपल्शन नहीं है। लड़ाई हम महीनों जारी रख सकते हैं। अभी देखिए कुछ कंक्लूजन नहीं हुआ, लेकिन बातचीत देखिए कैसे आगे बढ़ेगी। उसके बाद देखिए जो वही बात आती है कि एक और हमास के पूर्व ब्यूरो मेंबर इज्जत अल रिश्क, उन्होंने कहा दे थ्रेटन अस विद द इन्वेजन ऑफ राफा एंड वी प्रॉमिस दम फेलियर एंड डिफीट, कि वो हमको धमकी देते हैं कि राफा पे हमले की, हम कहते हैं करो, और वहां भी तुम्हें फेलियर और डिफीट मिलेगा। उसके बाद देखिए एक और खबर आती है कि हमास अपना रिस्पॉन्स तैयार कर रहा है जो इजराइल ने जो प्रपोजल्स दिए हैं उसके लिए। अभी तक कोई भी ऐसी फाइनल कोई हमास ने अभी जवाब नहीं दिया है, और ये जरूर कहा है कि वी आर कीन टू रीच एन एग्रीमेंट, हमास ने कहा है, बट नॉट एट एनी प्राइस, कि तुम्हें कुछ भी तुम मतलब कहो हमसे कि हम देखो ये रोक देंगे वो रोक देंगे, तुम्हारे गाजा के लोगों के लिए हम ये रिलीफ पहुंचाएंगे वो रिलीफ पहुंचाएंगे, सब झूठ साबित हुआ है। पहले कैसे कोई मान ले? अभी की स्थिति में अगर इजराइल वाकई कुछ चाहता है, अमेरिका वाकई कुछ चाहता है, तो सबसे पहले परमानेंट सीज फायर की बात तो करे ना, बात तो करे परमानेंट सीज फायर की, और उसके बाद फिर एड वगैरह की और सारी बातें होंगी। फिर देखिए एक पूरा वीडियो आता है जिसमें आज जो नेटजरीम एक्सेस पे जो हमास ने हमला किया, फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, जो गाजा के अंदर है। जो पहले मैंने वीडियो जिससे शुरू किया, जो किरियत शमोना और करेमल्स, और जो दूसरा जो एक आईडीएफ जो सेटलमेंट है गाजा के बाहर, वहां जो हमले हुए हैं, वहां जो जबरदस्त घटना हुई है जिससे इजराइल हिल गया है, उसके वो अलग है। अब इसके बाद देखिए एक पूरी जो एक के बाद उसके बाद देखिए सीरिया के जो प्रेसिडेंट हैं बशर अल असाद, जो कि एक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है, और उन्होंने पूरा एक अपना एक टेलीवाइज्ड स्पीच उन्होंने इशू की, और उन्होंने कहा है कि आर स्टैंड्स ऑन द रेजिस्टेंस, ये सीरिया के प्रेसिडेंट, आर स्टैंड्स ऑन द रेजिस्टेंस एंड आर पोजीशन रिगार्डिंग इट whether as a concept or a practice will not change. On the contrary, it becomes more intense because events have proven that those who do not have control over their decisions have no hope for the future. ये इजराइल पे तंज है कि जिनको अपने डिसीजंस पर ही, मतलब जो इम्पल्सिव तरीके से लेते हैं बिना लंबी सोच के, वो तो उनका हारना तय है। Yemen and Gaza have provided lessons in pride, dignity, valor, will and love of the homeland. मतलब देशभक्ति और एक डिग्निफाइड लाइफ, प्राइड, स्वाभिमान, और जो कि एरोगेंस, घमंड से बिल्कुल अलग है। इजराइल घमंडी है, यहाँ स्वाभिमान है, और स्वाभिमान एक अच्छी चीज है। तो सीरिया के प्रेसिडेंट कहते हैं दीज एलिमेंट्स अलोन विदाउट द प्रेजेंस ऑफ रियल कैपेबिलिटीज हैव ट्रांसफॉर्म्ड येमेन एंड पैलेस्टाइन नॉट जस्ट इनटू अ रीजनल फोर्स बट इनटू अ जेन्युइन ग्लोबल पावर दैट हैज असर्टेड इटसेल्फ इकोनॉमिकली, मिलिट्री एंड पॉलिटिकली। ये देखिए, ये है कि वो चीजें जो किसी को सुपर पावर बनाता है, वो चीजें नहीं है इनके पास, यमन या हमास के पास, उस तरह से अगर देखा जाए कि उस तरीके के जो हथियार है। लेकिन जो इन लोगों ने काम किया, इनके पास जो है उससे जो काम कर दिया है, ये ये पूरा एक ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज करे। और सच बात है ये, हमास बताइए आप ग्लोबल पावर नहीं है आज वो टर्म्स डिक्टेट कर रहा है इजराइल और अमेरिका को। इजराइल और अमेरिका एक तरह से जो बाइडेन जैसा आदमी भीख मांग रहा है हमास से कि मान तो लो यार, कुछ तो मानो, और हमास उसको अड़ा हुआ है कि जब तक तुम हमारे गाजा के लोगों के साथ जो तुमने किया है, जब तक उसका खामियाजा नहीं तुम भरोगे, तब तक हम कुछ नहीं मानेंगे, ऐसी की तैसी में जाओ। ये देखिए जो बात है, ये हमास की ग्लोबल ताकत है। अमेरिका कहां से कहां, अमेरिका कहां हमास। वही बात हो गई जो अमेठी में केएल शर्मा को दे दिया, और लोग सोचते थे राहुल गांधी आएंगे, तो राहुल गांधी आते तो स्मृति ईरानी का कद बढ़ता। अभी केएल शर्मा आ गए हैं और वो स्मृति ईरानी को हरा भी सकते हैं, और स्मृति ईरानी उनसे क्या डायलॉग करेगी, क्या बात करेगी, क्या उनको कहेगी। राहुल गांधी के केस में तो वो फ्लाइंग किस वगैरह तक उतर आई थी, मतलब वो सबसे जो निम्नतम स्तर है स्मृति ईरानी का, उस पर वो गिर जाती है जब राहुल गांधी पे हमले की बात आती है। पर केएल शर्मा को तुम क्या कहोगी, ये कहोगी कि वो हमको फ्लाइंग किस देता है, नहीं कह सकती। तो वही हालत हो गई है। अमेरिका जो है इस स्थिति में आ गया है, घुटनों पे आ गया है हमास के सामने। और यमन
मेडिटेरेनियन सी पे मारने की सोच रहा, तो फिर कहां गया यूरोप, कहां गया नेटो? तो अपनी दुकानें बंद करो, ये जो बड़बोलापन है इसको बंद करो। केवल अंग्रेजी पे तुम लोग का एक होल्ड है, और क्योंकि इंग्लिश मीडिया पूरी दुनिया में छाया हुआ है और उस तरह के लोग दुनिया चलाते हैं, तो तुम अपनी बात अपना भौकाल बनाए हो, लेकिन सच्चाई में तो अंदर से खोखले हो रहे हो। अब देखिए, अब इन्होंने आज एक और कांड हुआ कि डॉक्टर घस्सान अबू सिता, ये डॉक्टर घस्सान अबू सिता पैलेस्टीनियन है, और इन्होंने फिलिस्तीनी अस्पताल, जो गाजा के अस्पताल है वहां जो इजराइल ने एट्रोसिटीज की, उनको ये आंखों देखी, एक तरह से पूरा उन्होंने अपनी आंख से देखा। उनको फ्रांस के पार्लियामेंट ने बुलाया कि आप हमको एड्रेस करो। जब वो पहुंचे पेरिस, तो उनको वहां से आगे नहीं जाने दिया, क्योंकि जर्मनी में, अब क्योंकि फ्रांस और जर्मनी ईयू का पार्ट है, यूरोपियन यूनियन का, जिसका ब्रिटेन पार्ट नहीं है, तो यूरोपियन यूनियन में जर्मनी ने उनका एक, लास्ट में पता चला कि जर्मनी ने कुछ इस तरह का ऑब्जेक्शन कर दिया है, जिसको फ्रांस एक प्रोसेस के बाद ही, क्योंकि दोनों ईयू में है, तो फ्रांस एक ईयू की नोटिस एक जारी कर दी है कि ये फ्रांस नहीं जा सकते। तो उसको लेके फ्रांस में भी बड़ा एक डिबेट चल रहा है। पेरिस एयरपोर्ट से उनकी कुछ कॉन्फ्रेंस, एक तरह से लाइव कॉन्फ्रेंस भी हुई, लेकिन फ्रेंच सेनेट को जो उनको एड्रेस करना था, फ्रेंच पार्लियामेंट को जो उनको एड्रेस करना था, वो इन लोग ने प्रिवेंट किया। ऑल्दो इस घटना को जिस तरीके की पब्लिसिटी मिली है, उससे कहीं ज्यादा डॉक्टर घसान की जो बातें हैं वो दुनिया तक और ज्यादा मजबूती से पहुंच गई हैं। जाहिर सी बात है, आप किसी को रोकेंगे तो वो तो ज्यादा पॉपुलर होगा। उसके बाद देखिए, एक नई खबर आती है कि एक जो नई जो तुलकरेब ब्रिगेड में जो कुछ लोग मारे गए, 4 शहीद हुए फिलिस्तीनी, उनके साथ जो एक और कमांडर्स की टीम है तैयार हुई है, उस कमांडर की टीम ने तुरंत रिस्पॉन्स दिया, और विद इन 2 आवर्स, 2 घंटा, जब ये 13 घंटे की लड़ाई खत्म हुई है, उसके 2 या 3 घंटे के बाद इन्होंने आईडीएफ के एक चेक पॉइंट पे फिर से हमला कर दिया। और आईडीएफ का वो चेक पॉइंट अस्थायी था, और वो ढह गया, पूरी तरह से ढह गया। वहां पर आईडीएफ के लोग जान अपनी बचा के भागे। उसके बाद आप देखिए, ये पूरी एक आ रही है कि जो अमेरिका में जो स्टूडेंट मूवमेंट हुए, अमेरिका में जो स्टूडेंट मूवमेंट अभी चल रहे हैं सब जगह, उन्होंने तुलकरेम के मार्टियर को प्रोक्लेम किया। ये एक इतिहास बन रहा है। अमेरिका के यूनिवर्सिटीज जो हैं, वो तुलकरेम के मार्टियर को हेल कर रहे हैं, उसको हीरो बता रहे हैं, और वहां अमेरिका में उसकी पिक्चर लगा रहे हैं। कहां? प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। क्या औकात रह गई अमेरिका की, क्या औकात रह गई? आज आपको बताएं, इंडियन एक्सप्रेस ने आर्टिकल छापा है जिसमें उन्होंने कहा है भारतीय छात्र किस तरह से इस पूरे आंदोलन में इन्वॉल्व है। एक भारतीय छात्र को सस्पेंड भी किया गया, लेकिन तमाम भारतीय छात्रों ने एक वहां पर भूमिका अदा कर रहे हैं, हार्वर्ड में, प्रिंसटन में, स्टैनफोर्ड में, यूसीएलए में। और उन्होंने बताया कि क्योंकि भाई वो तो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, तो फॉरेन स्टूडेंट पे तो तुरंत ही उनका एक्सपल्शन हो सकता है, उनका सस्पेंशन हो सकता है, जो लोन उनको मिल रहा है यूनिवर्सिटी से वो बंद हो सकता है, बहुत सारे खतरे हैं। तो उन लोगों ने जो सिस्टम ईजाद किया है, वो ये है कि जब भी एक इस तरह की बात होती है कि भाई एनकैंपमेंट जो है वहां पर भारतीय स्टूडेंट है या और भी देश के स्टूडेंट हैं, तो उनको तुरंत, जैसे ही ये बात होती है कि पुलिस आ रही है या ऐसा, तो उनको तुरंत वार्न कर दिया जाता है और वो लोग वहां से हट जाते हैं। कई फीमेल स्टूडेंट्स जो इंडियन ओरिजिन की है उसमें इन्वॉल्व हैं। एक तो जो बैकरूम एक्टिविटीज है, जो लोग बैठे हैं धरने पे, उनको खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, ये सारी चीजें। दूसरा, जो खुद उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व है ऑर्गेनाइजिंग में, वो लोग तुरंत पीछे हट जाते हैं। और यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज वहां पर ये उनको अलाउड नहीं है कि आप अगर मौके पे आपने नहीं पकड़ा तो बाद में आप उनको नोटिस इशू करिए, जैसे इंडिया में कई बार हो जाता है, वो वहां स्थिति नहीं है। तो इसलिए ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टैक्टिक रेजिस्टेंस की, अमेरिकन रेजिस्टेंस की, अब अमेरिकन रेजिस्टेंस की बात करनी पड़ रही। सोचिए कहां से पैदा हो गया। अभी तो 1 महीना पहले तक फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस था, केवल यमन रेजिस्टेंस था, लेबनीज रेजिस्टेंस था, हिजबुल्ला, सीरियन रेजिस्टेंस था, और अमेरिकन रेजिस्टेंस पैदा हो गया। अब इससे बड़ी हार क्या हो सकती है अमेरिका की? अब आप देखिए, उसके बाद अबू उबैदा का स्टेटमेंट आया, और अबू उबैदा का एक बड़ा स्टेटमेंट, उन्होंने उन्होंने ये बात कही कि वही बात कि जो
Distinguishing mark in this battle is the steadfastness of our people and our resistance, which has astonished both friend and foe, despite the genocide and Nazi Holocaust. कि जो नाजियों जैसा हॉलोकास्ट जो इजराइल ने किया है, उसके बावजूद हमारे चाहे दोस्त हो या दुश्मन हो, पूरा तरह से चकित रह गया। फिर उन्होंने कुछ जो ट्रूस अग्रीमेंट चल रहा है, जो पीस टॉक्स चल रही हैं, उनके बारे में भी कुछ बताया। उसके बाद एक खबर आती है इराक ने फिर देखिए हाइफा पोर्ट पे हमला किया इजराइल के, और अल अरकाब एडवांस क्रूज मिसाइल। अब अल अरकाब एडवांस क्रूज मिसाइल ये अपना टारगेट ढूंढती है, मतलब ये वो वाली ये गाइडेड मिसाइल है, ये प्रिसाइज मिसाइल, ये अपना टारगेट ढूंढती है और उसमें ये अपनी जो ट्रैजेक्टरी है वो चेंज करती है। ये इस तरीके की मिसाइल इराकी रेजिस्टेंस के पास थी, इन्होंने पहले भी इससे हमला किया, लेकिन बहुत ही रेयर। ये शायद दूसरा या तीसरा हमला है जो हाइफा पे हुआ है, जो अल अरकाब जो एडवांस क्रूज मिसाइल है उनसे हुआ है। उसके बाद आप देखिए जो नाब्लस में फिर से एक रफीदिया एक्सेस है। नाब्लस को भी लिबरेट करने की बात हो रही है, तो तुलकरेम, जेनिन और उसके बाद रमल्ला और अब ये नाब्लस। तो नाब्लस में भी जो एक रफीदिया एक्सेस है, वहां पर अपना एक इजराइल ने बनाया है और उसके आगे नहीं बढ़ने देता है रेजिस्टेंस को, वहां पर आज हमला किया। मतलब शुरुआत हो गई है, मतलब रेजिस्टेंस ने हमला किया। तो रफीदिया एक्सेस से अगर इन लोगों ने आईडीएफ को डिस्प्लेस कर दिया तो नाब्लस भी एक तरह से लिबरेटेड जोन बन जाएगा। और इसमें जो पहली बार एक मशीन गन्स के साथ साथ आर्टिलरी का यूज, जो शॉर्ट रेंज गन्स होती हैं, वो यहाँ पर नाब्लस में पहली बार यूज हुई और उसका वीडियो भी सामने आया। उसके बाद देखिए यिफ्ता और रेमोत नफ्तली, ये जो दो इजरायली सेटलमेंट हैं गाजा से लगे हुए, इनमें बमबारी हुई। हिजबुल्लाह ने अपना पूरा जो डेली ब्रीफिंग है हिजबुल्लाह की, उसने जारी किया कि उसने बयाद, बिल्दा, मेतुल्ला और लेबनीज शीबा फार्म्स यहाँ पर हमले किए। उसके बाद राहिब साइट पे हमले किए। और उसके बाद देखिए जो खबर आती है कि जो बुरेज रिफ्यूजी कैंप है, जो सेंट्रल गाजा में बुरेज रिफ्यूजी कैंप है, उस पर सीधे फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने हमला किया। फिर देखिए कुछ जगह इजराइल ने आज जो बमबारी की है उसमें 29 फिलिस्तीनी देखिए मारे गए अभी भी, लेकिन ये जो संख्या सैकड़ों की होती थी रोज, वो एकदम वो हो गई है। और उसको एक भी इंसान मारा जाए तो वो बहुत दुखद है, और खासतौर पे गाजा में कोई भी सिविलियन मारा जाए। लेकिन मैं बस बता रहा हूं आपको कि इजरायली जो उनका जो एग्रेशन था वो अपने आप कैसे कम हो रहा है। और उसके बाद ये देखिए जो एक और खबर आती है, इजरायली मीडिया ने जो देखिए रिलीज किया कि हिजबुल्लाह जो रॉकेट मार रहा है उसके स्टेटिस्टिक्स। इजरायली मीडिया के अनुसार जनवरी 2024 में 334 रॉकेट हमले हिजबुल्लाह ने किए। फरवरी 2024 534 हमले किए। 334 534 200 हमले बढ़े जनवरी से फरवरी तक। मार्च 2024 746 200 प्लस। और अप्रैल 2024 744 और मई तो अभी चल ही रहा है। तो आप देखिए हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स का मतलब इजरायली मीडिया के हिसाब से, और इसमें बहुत सारे ऐसे हमले हैं जो हिजबुल्लाह एक दूसरी तरह से करता है, घात लगा के करता है, जो रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि वो एक छोटे हमले होते हैं। उसने एक टारगेट देखा, वहां मारा। तो ये तो जो सीधे रॉकेट, मतलब आप बताइए अप्रैल 2024, मार्च 2024 में 746, अप्रैल में 744, लगातार इतने जब रॉकेट्स मारे जा रहे हैं, इसके बाद ये स्थिति है कि लाखों लोग इजराइल के विस्थापित हैं। अब आप देखिए उसके बाद वही किरियत शमोना और इसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे, और फिर वो वीडियोस आने शुरू हो जाते हैं कि किरियत शमोना पे जो है वो हमास ने और हिजबुल्लाह ने मिल के जो स्ट्राइक किया है, उससे बहुत ज़्यादा जो मतलब किरियत शमोना पे जो इसने किया है हिजबुल्लाह ने। शुरू में शायद मैंने किरियत शमोना
बोल दिया था जो हमास ने किया है, किरियत शिमोना पे हिजबुल्लाह ने किया नॉर्थ इजराइल में। हमास ने करम शलोम साइट पे हमास ने हमला किया है। और उसके बाद देखिए जो लगातार आ रहा है कि हाँ, किरियत शिमोना पे हिजबुल्लाह हमास दोनों ने हमला किया और करम शलोमा जो है यहां पर केवल हमास ने हमला किया। और इसके बाद जो पूरी स्थिति है कि जो आप देखिए तो हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं इजरायली स्काइज में कि अपने उनको निकालने के लिए। उसके बाद जो ये बात आती है कि जो इजरायली मीडिया इतना ज़्यादा घबराया हुआ है कि उसने जो स्टेटमेंट्स दिया है, अब ये देखिए, द रेजिस्टेंसेस डायरेक्ट टारगेटिंग ऑफ अ मिलिट्री बेस in Kerem Sholem was carried out with at least 10 shells, which resulted in at least 10 injuries among IDF soldiers, including 3 dead and 4 critical injuries. तो देखिए 2 हमले किरियत शिमोना जो हिजबुल्लाह और हमास ने एक साथ किए, और करम शालोम ये गाजा के पास है, इस पे केवल हमास ने हमला किया और यहां पर 10 शेल मारे, which resulted in at least 10 injuries amongst IDF soldiers, including 3 dead and 4 critical injuries. 3 IDF soldiers मारे गए। उसके बाद security and field sources for an Israeli TV channel stated that confirmed information from Israel is at least 3 deaths and around 10 to moderate severe injuries. मतलब जो पहले 10 टोटल था जिसमें 3 मारे गए थे, अब वो बढ़ के 13 हो गया। According to this information, the operation targeted a recently established Israeli command post east of Kerem Shalom military site, aimed at managing bombing operation that targeted the Rafah governorate 2 weeks ago and planning the Rafah operations, including officers from the Shin Bet and Israeli generals. वो भी वहीं थे। Israeli forces left the injured and dead at the site without intervention for about an entire hour, due to the ongoing policy of sporadic bombing, which was adopted by the operational plan and is continuing. तो जो ये जो हमास की जो स्पोरेडिक बॉम्बिंग की जो एक टैक्टिक्स है, और हिजबुल्लाह की भी, कि हिजबुल्लाह मारे उसके तुरंत बाद वहां पर एक रेस्क्यू टीम जाती है, क्योंकि इजराइल की जो टैक्टिक्स है वो यही होती है कि एक स्ट्राइक हुई, लोग इंजर्ड हुए, फिर तुरंत रेस्क्यू टीम जाती है। तो हिजबुल्लाह और हमास ने ये मास्टर कर लिया है कि जब दूसरी टीम जाए तब मारो, फिर तीसरी टीम जाए तब मारो। तो स्पोरेडिक बॉम्बिंग, तो ये स्पोरेडिक बॉम्बिंग के डर से जब पहली स्ट्राइक करम शलोम में लगी, जिसमें 13 कैजुअलिटीज हुई इजराइल की, उसके बाद 1 घंटा उनको वहीं छोड़ दिया, किसी की हिम्मत न हुई वहां जाने की। 1 घंटा वहां पर लोग पड़े रहे और उसके बाद वो हेलीकॉप्टर वगैरह जो हैं वो घूमने लगे और ये सारी बातें। देखिए लगातार अब क्या है ना, इजरायली मीडिया, अब ये घटना आज की ताजा घटना है, इजरायली मीडिया लगातार जो है वो इसके बारे में रिएक्ट कर रही है, खबरें दे रही है, और उसकी खुद की जो एक पूरी, क्योंकि अब क्या है, अब यहाँ करम शलोम पे हुआ, उसके बाद जहां तक वहां रिस्पॉन्ड करते किसुफुम मिलिट्री साइट है, वहां पर हमास ने मारा। और उसके बाद जो देखिए जो पूरी स्थिति सामने आ रही है कि फिर हिजबुल्लाह ने मेतुल्ला पे मारा। उसके बाद एक और देखिए, फिर लगातार 50 रॉकेट लेबनान से हिजबुल्लाह ने फिर मारे। अभी की बात है, एकदम ताजा, देखिए अभी ये पूरा एक आया है। और यहां आप देखिए तो जो एक होलेट सेटलमेंट राफा के पास है, वहां भी हमास ने रॉकेट्स मारे। अब देखिए क्या है वहां जो गाजा की सिचुएशन, मैं बता चुका हूं आपको कि गाजा में इजरायली फौजें बहुत कम है, तो उनपे तो देखिए हमले लगातार ये लोग कर रहे हैं, लेकिन जो अब सेटलमेंट को मार रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो करम शलोम जो है, यहां से राफा पे जो पूरी एक प्लानिंग इजराइल की चल रही है इन्वेजन की, राफा इन्वेजन, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस है ये करम शलोम, जहां पर हमास ने मार दिया, और जहां करीब 10 से लेके ये 13 लोग जो हैं वो कैजुअलिटीज हुई, जिसमें 3 मारे गए, और बड़े बड़े उसमें जनरल्स, और ये किसी की हिम्मत नहीं हुई वहां पर पहुंचने की 1 घंटा। तो ये जो देखिए स्थिति है, और ये पहले ही ये लोग राफा इन्वेजन का एक पूरा एक ऐसा सिस्टम तैयार कर रहे हैं
कि कहीं से भी, अच्छा होलित में भी मारा, होलित भी एक इंपॉर्टेंट सेंटर है इसराइल का राफा के पास, जहां से राफा पे वो हमला करेगा। ये बिल्कुल देखिए ग्रास रूट जानकारी, बिल्कुल अंदर की आपको ये हम जानकारी दे रहे हैं। और ये देखिए फोटो भी आई कि करम शालोम में जो 10 जो शेल्स मारे वो रजूम रॉकेट सिस्टम से हमास ने मारे, और उसके बाद उसकी फोटोग्राफ्स आई हैं, उसकी सारी एक तरह से वो आई हैं कि मतलब कहाँ वो हिट हुआ, किस किस तरह से आईडीएफ सोल्जर्स जो हैं वो वहाँ पर एक मतलब बिल्कुल एक पैनिक की स्थिति में है। अब आप देखिए, अब हिब्रू का अखबार येडियोथ अहरोनोत हिब्रू का अखबार, वो क्या लिख रहा है, ये जो करम शलोमा पे जो हमास ने अटैक किया, जहां से राफा पे हमला, मतलब हमले की तैयारी में उसका बहुत बड़ा रोल है। ये हिब्रू अखबार लिख रहा है, किरियत शिमोना एंड करम शलोम आर शेकिंग, frightened residents are calling us, and tens of Katyusha rockets were launched at the city, hitting some homes and road. ये किरियत शमोना। उसके बाद in Kerem Shaloma, Hamas directly attacked for the first time with Rajum rockets, and the entire city is scared. उसके बाद this is the war of attrition, and the northern residents जो हिजबुल्लाह की रेंज में, and the northern residents, about 80,000 of whom have fled, 80,000 भाग गए हैं, लाखों में स्थापित हैं, don't know when they will be able to return. Until today, the government has not provided any expectations, promises or hope for the future. इजरायली गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फेल कर चुकी है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए एक पूरी बात आई कि एक जो मैंने बताया था कल आपको कि एक जो इजराइल के चीफ ऑफ स्टाफ हैं हर्जी हलेवी, उन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो डायरेक्टर उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने एक नए आदमी को अपॉइंट किया, जिस अपॉइंटमेंट को लेके इजरायली जनता में विरोध हुआ, इजरायली अखबार भी विरोध कर रहे हैं कि इसको जो आपने अपॉइंट किया है, इसका 7 अक्टूबर को क्या रोल था, और इसका ये जो है ये अपॉइंटमेंट गलत है। उससे और ज्यादा उस पर डिबेट शुरू हो रही है। उसके बाद देखिए, जो तुलकरेम में जो लोग शहीद हुए, तुलकरेम में जो आईडीएफ सोल्जर्स बहुत सारे इंजर्ड, उसमें कई बहुत क्रिटिकल हैं, उसकी भी खबरें आई हैं कि तुलकरेम में मैं बता रहा हूं आपसे कि पूरी जो स्थिति है वो इतनी मतलब खतरनाक है कि उसको इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। फिर एक देखिए खबर आती है हिब्रू न्यूज़पेपर से कि 45 अभी कुछ एक मतलब पिछले महीने 45 आर्मर्ड व्हीकल्स in the Gaza Strip were hit by anti-tank missiles of Hamas, despite being equipped with the Trophy missile defense system, with 38 vehicles needing maintenance to be reintegrated into battle. मतलब 45 आर्मर्ड व्हीकल्स जिनको ट्रोफी मिसाइल सिस्टम जो है प्रोटेक्ट करता है, वो एक तरह की छतरी होती है, बिल्कुल वो वहां पर आप उन आर्मर्ड व्हीकल्स पे जब आप हमला करते हैं तो उनको आप उस लोहे की छतरी को आप पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद 45 हिट्स हुए, जिसमें 38 की जो स्थिति है वो ये है कि वो उनको मेंटेनेंस में जाना पड़ा, वो बिल्कुल बेकार हो गई, और उनको फिर से एक तरह से बनाया जा रहा है और इस तरह से उनको तैयार किया जा रहा है कि वो लड़ाई के काबिल हो गए। अब देखिए, अब यहां पर एक बयान आता है जनरल आइजैक ब्रिक, इजरायली जनरल आइजैक ब्रिक, और इन्होंने ये ही इज द कमिश्नर ऑफ सोल्जर्स कंप्लेंट्स, एक संगठन है इजराइल में सोल्जर्स कंप्लेंट्स, एक्स सोल्जर्स का, और ये जनरल आइजैक ब्रिक, ये फॉर्मर ब्रिगेडियर जनरल आइजैक ब्रिक, इन्होंने देखिए एक स्टेटमेंट दिया, नेतन्याहू नोज वेल व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज इन द बैटलफील्ड्स. He also knows that the continuation of this operation will lead to the collapse of the state of Israel militarily, economically, politically, socially. इजराइल का स्टेट कोलैप्स कर जाएगा अगर इस तरह से लड़ाई चलती रही. Even if Hamas and Hezbollah continue to fight exactly as they are fighting today, without any military surprises, मतलब कोई नई चीज जो, क्योंकि हर दिन सरप्राइज कर रहा है रेजिस्टेंस ना, एक नया, जैसे यही आज ही की घटना है, बिल्कुल नई घटना, जिस तरह के कोऑर्डिनेशन से मारा, ढूंढ के मारा, तो वो कहेंगे अगर चलो आज तक जो लड़ाई चल रही है उसी तरह से चलती रही विदाउट एनी सरप्राइजेस, इजराइल विल कोलैप्स. Netanyahu knows well that we are in a military deadlock.
मिलिट्री डेडलॉक हो गया है, ना आगे बढ़ रहा हो ना पीछे हट रहे। इन द पास्ट 20 years द चीफ्स ऑफ स्टाफ, अब देखिए अब यहां पर स्ट्रेटजी की बात आ रही है। यहां पर ये सवाल उठा रहे हैं कि आज जो इजराइल को हार का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह पिछले 20 साल में जो इजरायली मिलिट्री थिंकिंग है वो है। और वो इजरायली मिलिट्री थिंकिंग क्या है कि उन्होंने इजरायली आर्मी ने पहले जो होता था कि उसके 6 डिविजन्स थे, 6 सेक्टर्स, वो अपने कौन कौन दुश्मन है उसके हिसाब से बांटे जाते थे। अब इधर क्या है कि दे बिल्ट अ स्मॉल आर्मी दैट कैन बेयरली फाइट इन वन सेक्टर। ये देखिए कि उसको आर्मी को रिड्यूस किया गया, ये 2006 के बाद आर्मी को रिड्यूस किया गया और ये कहा गया कि अब बहुत बड़ी कोई लड़ाई होनी नहीं है और छोटी मोटी ऐसी लड़ाई होगी, हमास हमास को हम लोग डील कर लेंगे, एक सेक्टर के लिए एक छोटी सेना बनाओ। उसी लिए देखिए इजरायली सेना जो ऑफिशियली अभी 80-90 हजार की है, बाकी सब रिजर्विस्ट है। Netanyahu also knows that this situation has had severe consequences in the war against Hamas in Gaza. After the Israeli, अब देखिए यहां वो सीक्रेट छुपा है कि विड्रॉल जो इतना इजरायली सेना विड्रॉ कर रही, गाजा से विड्रॉ कर गई हमास से मार खाने के बाद, उसकी वजह आफ्टर द इजरायली आर्मी टुक कंट्रोल ऑफ 80% ऑफ द गाजा स्ट्रिप। 80% गाजा स्ट्रिप पे ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा था एक समय 80% गाजा स्ट्रिप पे इजरायली सेना का कंट्रोल हो गया। बट देन इट विथड्रू इट्स फोर्सेस बिकॉज इट हैड नो अदर फोर्सेस टू रिप्लेस देम। आप देखिए ये बड़ी टेक्निकल एक चीज होती है मिलिट्री में, जब आप एक फोर्स कब्जा करती है एक एरिया को तो उसके बाद उसको रिप्लेस करना पड़ता है, उसको वो एक नई फोर्स आती है जो 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 उसको रिप्लेस करती है, क्योंकि वो जो फोर्स है जिसने पहले कब्जा किया वो मतलब वेरी हो जाती है, उसको वेयर एंड टेयर हो जाता है। और आपको अगर रिप्लेस आपने उसको जल्दी नहीं किया विद इन मतलब काफी टाइम, 1 महीना तक अभी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। इजराइल के पास लोग ही नहीं थे, कौन रिप्लेस करता। और उसके बाद जो इजरायली आर्मी पीछे हटी है, हमास ने फिर से पूरा जो हिस्सा है उसको हमास ने फिर से कब्जा कर लिया। अब आप देखिए इसमें इन्होंने साफ कहा है कि द रिजल्ट वॉज द कलेक्टिव रिटर्न ऑफ हमास to all the areas left by the Israeli army and regaining control over them. इससे बड़ा ब्लैक एंड व्हाइट में क्या है, हमास लौटा, उसने फिर से पूरे एरियाज को, जिस एरिया को सो कॉल्ड इजराइल ने कैप्चर किया उसको फिर से कब्जा कर लिया। यही बात तो मैं इतने दिनों से आपको बता रहा हूं कि नॉर्थ गाजा, सेंट्रल गाजा, सब जगह। उसके बाद आगे ये कहते हैं कि खान यूनिस में बेकार की एक लड़ाई हुई जिसमें इन्होंने कहा कि खान यूनिस में सब कुछ जो है वो केंद्रित है और खान यूनिस को हम खत्म कर देंगे। खान यूनिस को एक बार पहुंचने के बाद उस पर वहां टिके रहने की आपके पास ताकत ही नहीं थी, आपके पास वो प्लानिंग ही नहीं है, आपकी सेना ही नहीं है वहां पर, तो उसको पीछे हटना पड़ा। अब आप देखिए ये जो एक एक पॉइंट है, ये फिर वही लास्ट में वो कहते हैं कि दिस इज हैपनिंग बिकॉज 5 चीफ्स ऑफ द स्टाफ, 5 चीफ ऑफ स्टाफ जो इजराइल के हैं, have reduced the size of the army in the past 20 years and eroded it to the bone, and we do not have a specific answer on how to protect our country's citizens. इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया में अग्निवीर क्या है, अग्निवीर के पीछे यही लॉजिक दिया जाता है कि हम सेना को छोटी करेंगे। ये कहां से थिंकिंग आई, इजराइल से ही थिंकिंग आई, जो नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर इंप्लीमेंट किया कि सेना को छोटा रखो, लीन एंड मीन क्या होता है। भारत की सेना मिलियंस में, वो पूरा एक जो लॉन्ग टर्म सोल्जर था उसका जो कमिटमेंट होता था उसको खत्म कर रहा। तो इजराइल की जो ये हालत है आज, कुत्ते की तरह जो इजराइल की सिचुएशन हो गई, इंडिया में यही चीज इजराइल के कहने पे लागू हो रही है अग्निवीर। आप बताइए गुस्सा आएगा कि नहीं। इस देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है और नरेंद्र मोदी सीधे इस देश की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं इसलिए ये साफ इजरायली जनरल ने यही कहा है कि इस तरह की जो एक्सपेरिमेंट्स हैं इन्होंने खत्म कर दिया। हमास तक से आप नहीं लड़ पाए तो आप बड़ी किसी ईरान से कैसे लड़ोगे। ये देखिए ये पूरा सवाल। उसके बाद एक मारिफ हिब्रू न्यूज़पेपर है, उसमें मिलिट्री एनालिस्ट एलन बेन डेविड, उन्होंने कहा है राफा द रिमोट सदर्न कॉर्नर ऑफ गाजा स्ट्रिप is not the cornerstone of our existence nor the decisive event that will determine the outcome of the war. कि राफा में जो ये नेतन्याहू बार बार कह रहा है, ये इजराइल का कॉलमिस्ट कह रहा है
बार बार जो ये जो कह रहा है कि राफा में हम ये करेंगे वो करेंगे, इससे ये कोई डिसाइसिव लड़ाई थोड़ी ना है राफा की। It was important to occupy it and defeat Hamas brigades there, and we could have done so 3 times since the beginning of the war. ये करना था, शुरू में कर लेते, but we procrastinated, and it now seems that the time has passed. राफा में जब आपको तब हमला करना चाहिए था जब आप बाकी जगह हमला कर रहे थे, आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस थोड़ी बहुत थी, रिजर्विस्ट थे, तब आप हमला करते। आज जब आपकी सेना पूरी तरह से विड्रॉ कर चुकी है, वो रिकूप कर रही है, आपके पास लोग नहीं है, आप राफा पे कैसे हमला करोगे? और राफा पे हमला करना किस मामले में डिसाइसिव है? द अननेसेसरी डिले इन ऑक्यूपाइंग राफा इज solely Netanyahu's fault. The Israeli General Staff, which was burdened with the responsibility on October 7, took a long and futile step in Khan Yunis. वही बात है, खान यूनिस में बेकार में आपने एक जंग वहां छेड़ दी, होपिंग टू रीच द हमास लीडरशिप। ये कहेगी कि हमास लीडरशिप खान यूनिस में, जैसे अभी कह रहे हैं राफा में, अब उस समय कह रहे थे खान यूनिस में, तो खान यूनिस में आपने टाइम वेस्ट किया, वहां पिट के लौटे, यही कह रहा है। At this moment, the Israeli Army's Division 162 and Division 98 are preparing to operate in Rafah. But the real situation is that both these divisions, Division 162 and Division 98, are not trained well enough. इनकी ट्रेनिंग राफा में ऑपरेट करने की जीरो। और अभी जो 50 कमांडोज को भेज के जो पिट के आई है इजराइल, उसकी स्थिति मैंने आपको बताई है डिटेल में, और उसके बारे में हम आपको लगातार खबरें देते रहे। अब आप देखिए, ये पूरी जो है कि इसमें ये हो रहा है कि भाई आपको अगर लड़ना ही है तो आप हमास से तो हार चुके, अब अगर आपको कुछ दिखाना ही है तो आप हिजबुल्लाह से लड़िए। लेकिन सवाल ये है, ये खुद उठा रहे हैं सवाल, कि हिजबुल्लाह से अगर आप लड़ेंगे और हमास और हिजबुल्लाह में जो नया कोऑर्डिनेशन हो गया है, उसको देखते हुए हिजबुल्लाह से भी इस लड़ाई में, नॉर्दर्न फ्रंट में अगर आप जाएंगे, इस सदर्न फ्रंट को छोड़ के, तो वहां भी हार निश्चित है। अब आप ये बताइए कि चारों तरफ से घिरा इजराइल, उसकी क्या एक्चुअल स्थिति है? धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।